अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम इन फ्यूचर विजन। चैप्टर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 20। बच्चों चैप्टर हमारा क्लोजिंग की तरफ जा रहा है। बात हमने की थी रस्टिंग ऑफ आयरन की मेजर हेडिंग के नाम से कि लोहे को जंग कैसे लगता है, डिटेल में डिस्कस किया। लोहे को जंग लगने से कैसे बचा जा सकता है, प्रिवेंशन फ्रॉम क्रोजन। 4 वर्ड्स हमने बच्चों डिस्कस किए, 4 लाइन्स, 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। आज उन्हीं चारों पॉइंट्स की जो लास्ट वाला पॉइंट है मेटेलिक कोटिंग वाला, उसी को बेस बनाकर बच्चों आज हमने जो है मज़ीद डिटेल डिस्कस करनी है। हम पढ़ रहे हैं कि आयरन को या किसी भी मेटल को क्रोजन से, रस्टिंग से कैसे बचाया जा सकता है। तो हम जानते हैं कि देयर आर 4 मेथड्स, 4 तरीके हैं जिन तरीक़ों से हम आयरन को या किसी भी मेटल को रस्टिंग से बचा सकते हैं। उनमें से सबसे जो पहला तरीका था दैट वाज रिमूवल ऑफ स्पॉट्स। रिमूवल ऑफ स्पॉट्स, दाग धब्बों का खात्मा कर दें। अगर आपको लग रहा है कि किसी जगह पर रस्टिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है तो उसे ख़त्म कर दें, फिनिश कर दें, रिमूवल ऑफ स्पॉट्स। दूसरा, पेंट एंड ग्रीस, पेंट और ऑयल का या ग्रीस का इस्तेमाल कर दें। इससे क्या होगा, पेंट, ऑयल या ग्रीस जो होते हैं ये किसी भी मेटल का वाटर से कांटेक्ट ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, पानी पोलर होता है। रस्टिंग का प्रोसेस तब तक हो ही नहीं सकता जब तक एयर से, ऑक्सीजन से और पानी के साथ उसका कांटेक्ट मेटल का ना हो। तो आप यहाँ तो मेटल के ऊपर पेंट की तह चढ़ा दें, ऑयल की तह चढ़ा दें, ग्रीस की तह जमा दें। इससे क्या होगा, इससे आपकी जो मेटल है सर वो छुप जाएगी, उसका पानी से कांटेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ये दूसरा तरीका है प्रिवेंशन फ्रॉम क्रोजन से। तीसरा जो तरीका था दैट वाज अलॉइंग, आप अलॉय बना दें, एक मेटल के साथ कोई दूसरी मेटल मेल्ट कर दें। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स को आप पिघला दें, पिघलाकर उनसे एक ही मेटल बना लें, स्टील बना लें, ब्रास बना लें। ये क्या है, दीज आर अलॉय। दोनों मेटल्स के प्रॉपर्टीज इसमें मौजूद होते हैं, तो आप अलॉय बना लें। अलॉइंग करने से भी आप अपनी मेटल को बचा सकते हैं। एंड लास्ट वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड बच्चों वो था मेटेलिक कोटिंग। आप एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की कोटिंग कर दें, एक कम कीमती मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की कोटिंग कर दें। इस तरीके से भी हमारी जो मेटल है वो क्रोजन से बच जाती है। मेटेलिक कोटिंग की कई एग्जांपल्स हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं। मेटेलिक कोटिंग जितने भी हमारे जो कैंड फूड्स हैं, जितनी भी डब्बा बंद खुराक आ रही है ना हमारे पास, ये जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं कैन में आती हैं, या जितने भी बच्चों के वो जो दूध के पैकेट्स होते हैं, जो हम बच्चों को पाउडर मिल्क पिलाते हैं छोटे बच्चों को, तो वो सारे के सारा टिन के अंदर आता है। तो जितने भी कैंड और टिन हैं या घी के डिब्बे हैं, तो ये सारे के सारे जो, अगर हम धातुओं की, मेटल्स की बात करें तो ये लोहे के बने हुए नहीं हैं। अगर ये लोहे के बने भी हैं तो इसकी जो इनर वाली सरफेस है वो मेटल की नहीं हो सकती, लोहे की नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है कि लोहा तो इन सारी फूड प्रोडक्ट के साथ बड़ी आसानी से रिएक्शन कर जाता है। हम क्या करते हैं, हम अपनी फूड प्रोडक्ट्स को बचाने के लिए उसके अंदर वाली सरफेस जो है उसके ऊपर किसी दूसरी मेटल की कोटिंग कर देते हैं। एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग कर देने से भी वो मेटल जो है वो रस्टिंग से और क्रोजन से बच सकती है। कोटिंग के 2 तरीके हैं, एक तरीका है फिजिकल मेथड, दूसरा है इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है, मेटेलिक कोटिंग जो होती है, उसको करने के बच्चों 2 तरीके हैं। एक है फिजिकल मेथड, फिजिकल तरीके से भी कोटिंग की जा सकती है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से भी कोटिंग की जा सकती है। हमारा आज का सवाल है फिजिकल मेथड फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम क्रोजन। तो फिजिकल मेथड बच्चों 2 हैं, 2 फिजिकल मेथड हैं जिन तरीकों से हम मेटल को कोट कर सकते हैं। पहला है जिंक कोटिंग। जिंक कोटिंग को गैल्वानाइजिंग भी बोलते हैं। आयरन की शीट के ऊपर जिंक की कोटिंग करने को जिंक कोटिंग कहा जाता है। दिस प्रोसेस इज आल्सो कॉल्ड गैल्वानाइजिंग। गैल्वानाइजिंग मीन
कोटिंग जिंक ओवर आयरन। लोहे के ऊपर जिंक की कोटिंग करना, क्यों ऐसा हम क्यों करते हैं? जो ऐसा करने से फ़ायदा ये होता है, एक तो लोहे को जंग लगने का प्रोसेस रुक जाता है, जो हमारा असल मकसद होता है, प्रिवेंशन फ्रॉम करोजन, और रस्टिंग से बचाव हो जाता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है कि जब हम जिंक की कोटिंग उसके ऊपर कर देंगे तो अब वो जो मेटल है उसके ऊपर चूँकि जिंक की कोटिंग हो गई है, तो जिंक के तौर पे वो फूड का जो आइटम होगा या जो आपका जो कैन है वो अब जिंक के तौर पे बिहेव करेगा, वो आपकी फूड आइटम्स को ख़राब नहीं कर सकता। जिंक की कोटिंग कैसे करते हैं, इसका तरीकाकार क्या है? आयरन की शीट को सबसे पहले वॉश किया जाता है, साफ़ किया जाता है, और साफ़ करने के बाद उसके ऊपर से गर्दों गुबार मट्टी वगैरह को साफ़ करने के बाद पिघले हुए मोल्डन जिंक में डबो दिया जाता है। पिघले हुए जिंक में डबोकर उसे हॉट रोलर्स में से गुजारा जाता है। हॉट रोलर्स क्या होते हैं? ये कुछ मशीन्स होती हैं, जस्ट लाइक जिस तरह मैं आपको अक्सर एग्जांपल देता होता हूँ, गन्ने का जूस निकालने वाली जो मशीन है, जब हम उसके अंदर गन्ना ऐड करते हैं तो उसके अंदर रोलर लगा होता है, वो गन्ने को अपने अंदर खींचता है, उसका रस निकालता है और पीछे से बैक साइड से सारे का सारा उसका जो वेस्ट है वो फेंक देता है। यहाँ फोटोकॉपियर मशीन जो होती है उसके अंदर भी रोलर लगे होते हैं, पेज को वो खींचता है, फोटोकॉपियर की जो मशीन है पेज को खींचती है, पेज को खींचने के बाद उसको प्रिंट करके वो पीछे वाली साइड से निकाल देती है। बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले आयरन शीट को वॉश करके मोल्टन जिंक में डिप कर दिया जाता है। मोल्टन जिंक से मुराद पिघले हुए जिंक में डबो दिया जाता है, और उसके बाद उसे हॉट रोलर में से गुजारा जाता है, गरम रोलर में से गुजारा जाता है। जिंक जो होता है कोट हो चुका होता है आयरन के ऊपर, आयरन के ऊपर जिंक की कोटिंग हो जाएगी, ठीक है। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि जब तक तो जिंक की कोटिंग कायम है तब तक तो आयरन को रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। इवन हत्ता कि अगर जिंक की कोटिंग ऊपर से टूट भी जाए, अगर जिंक की कोटिंग ऊपर से टूट भी जाए तो लोहा जो है नीचे जो मौजूद है उसको रस्टिंग के प्रोसेस में देर लगेगी, इतनी आसानी से रस्टिंग का प्रोसेस नहीं होगा। अगर हुआ भी तो सिर्फ उतनी सी जगह पे होगा जहाँ से कोटिंग टूट चुकी है। मैं यहाँ पर ब्लैक कलर से जो लेयर बना रहा हूँ, दिस इज़ आयरन। जो मैंने ब्लैक कलर से लेयर बनाई है बच्चों, ये एक आयरन की लेयर है, और मैं रेड मार्कर पकड़ के ज़रा यहाँ पर इसके ऊपर एक रेड कलर से लेयर जमाऊँगा, दैट इज़ द कोटिंग ऑफ जिंक। इसके ऊपर मैंने रेड कलर से एक और कोटिंग कर दी है, ये ले, ये कोटिंग जो है ये जिंक की कोटिंग है। यूं जिंक जो है बच्चों इस आयरन को जंग लगने से बचाएगी। इवन हत्ता के अगर यहाँ पर डेंट भी पड़ जाए, यहाँ से अगर किसी वजह से, किसी प्रॉब्लम, किसी डैमेज की वजह से अगर यहाँ से जिंक की कोटिंग टूट भी जाए तो रस्टिंग का प्रोसेस भी सिर्फ इतनी जगह से ही होगा, बाकी वाले लोहे को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा। जितने भी फूड आइटम्स होते हैं, फूड के जितने भी कैन्स हैं, ठीक है, या जितने भी कह लें कि फूड के अलावा जो मटेरियल्स हैं जिनको हम खूबसूरती से या जिनको हम क्रोजन से बचाना चाहते हैं, खूबसूरती पैदा करना चाहते हैं, उनके साथ ये ट्रीटमेंट किया जाता है, गैल्वानाइजिंग की जाती है, जिंक कोटिंग की जाती है। दूसरी कोटिंग है टिन कोटिंग। टिन कोटिंग, जिस तरह हमने जिंक की कोटिंग की है आयरन के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही टिन की कोटिंग भी हो जाती है। टिन की कोटिंग कैसे होती है? टिन कोटिंग करने के लिए आयरन की शीट, उसको मोल्टन, आयरन की शीट को मोल्टन टिन में से पास किया जाता है, उसमें डिप किया जाता है, मोल्टन टिन में डिप करके बाहर निकाल लिया जाता है, और उसे भी हॉट रोलर में से पास किया जाता है, गरम रोलर में से गुजारा जाता है। आई रिपीट, टिन की कोटिंग करने के लिए मोल्टन जिंक आयरन शीट को मोल्टन जिंक टिन के अंदर डिप करके बाहर लाया जाता है, और उसको भी हॉट रोलर में से ही पास किया जाता है, गरम रोलर में से गुजारा जाता है, जिस वजह से टिन जो है
कोट हो जाता है, टिन की कोटिंग हो जाती है आयरन की शीट के ऊपर। लेकिन बच्चों जब तक टिन की कोटिंग रहती है तब तक तो फ़ायदा है। ये टिन आयरन की शीट है और ये इसके ऊपर है टिन की कोटिंग, रेड कलर से मैं शो कर रहा हूँ। जब तक तो टिन की कोटिंग रहती है तब तक तो आयरन महफूज रहता है। लेकिन अगर तो कहीं डेंट की वजह से या किसी प्रॉब्लम की वजह से ये जो सरफेस है टिन कोटिंग ब्रेक हो जाए, टिन की कोटिंग टूट जाए, तो नीचे जो आयरन है, आयरन की रस्टिंग का प्रोसेस तेज हो जाता है। आयरन रस्टिंग एनहांस, आयरन को जंग लगने का अमल जो है, आयरन को जंग लगने का अमल तेज हो जाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि जैसे टिन की कोटिंग टूटेगी, आयरन कैथोड और टिन एनोड के तौर पे काम करता है, यानी कि एक सेल कायम हो जाता है। टिन और आयरन की जब कोटिंग जो है टूट जाती है, टिन की कोटिंग ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पर कोटिंग टूट जाएगी टिन की, तो इन दोनों के दरमियान, टिन और आयरन के दरमियान एक गैल्वेनिक सेल कायम हो जाता है, एक गैल्वेनिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, जंग लगने का प्रोसेस जो है कि शुरू हो जाता है और कोटिंग टूटने के बाद आयरन की रस्टिंग का प्रोसेस भी तेज़ हो जाएगा। ये बच्चों दूसरा पैरा है, टिन कोटिंग। दो मेथड हैं, फिजिकल मेथड दो ही हैं। कौन कौन से? एक है जिंक कोटिंग, दूसरा है टिन कोटिंग। अगर आप एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की लेयर जमाना चाहते हैं, एक मेटल के ऊपर किसी दूसरी मेटल की तह जमाना चाहते हैं, तो फिजिकल मेथड दो है, जिंक कोटिंग और टिन कोटिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल तरीके से भी कोटिंग की जा सकती है। इसमें आपने देखा है कि अभी तक इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं हुआ, फिजिकल मेथड में कोई इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से भी की जा सकती है। इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं तो वो फिजिकल मेथड से ज़्यादा पायदार, ज़्यादा रिलायबल, ज़्यादा खूबसूरत होती है। कोटिंग करने से पहले बच्चों आपको कोटिंग का मकसद पता होना चाहिए। व्हाई वी डू दिस, एम्स क्या है? सबसे पहली बात, कोटिंग हम बच्चों इसलिए करते हैं ताकि हमारी मेटल जो है वो जंग लगने से बच जाए। हम एक कोशिश हमारी ये होती है कि जो हमारी चीप मेटल है उसके ऊपर एक्सपेंसिव मेटल की कोटिंग करें। एक तो वो लुक में जो है उसकी खूबसूरती जो है उसमें इजाफा हो जाएगा। जब आप देखेंगे आयरन है, आयरन के ऊपर सिल्वर की कोटिंग हो गई है तो वो दिखने में आपको सिल्वर, चांदी जैसा लगेगा। अगर आयरन के ऊपर या कॉपर के ऊपर हम गोल्ड की कोटिंग करते हैं तो गोल्ड एक लस्ट्रस मेटल है, एक खूबसूरत मेटल है, एक चमकदार मेटल है, उसकी वर्थ ज़्यादा है, तो खूबसूरती में इजाफा हो जाता है। जब हम प्लेटिंग करते हैं, कोटिंग करते हैं ना एक मेटल की दूसरी मेटल के ऊपर, तो उसके कई मकसद होते हैं। सबसे पहला मकसद तो होता है उसकी प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन। एम्स क्या होते हैं? कोरोजन से बच जाए वो, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोरोजन। दूसरा हमारा मकसद क्या हो सकता है? उसकी खूबसूरती में इजाफा, उसकी जो ब्यूटी है उसमें इजाफा हो जाए। और तीसरा अहम मकसद वो होता है रिपेयरिंग, मरम्मत। तीन तरीके हैं, तीन एम्स हैं हमारे, तीन मकसद हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के, कि वो चीज़ महफूज हो जाए, प्रोटेक्ट हो जाए, उसकी खूबसूरती में इजाफा हो जाए, या हम अक्सर ऐसा होता है मेटल्स की रिपेयरिंग के दौरान भी उसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं कि किसी मेटल के अंदर क्रैक आ गया है तो वहाँ पर हम किसी मेटल की कोटिंग कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं, तो उसकी रिपेयर भी हो जाती है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है उसमें भी एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग ही की जाती है। लेकिन ये जो मेथड है, ये जो तरीकाकार है, ये थोड़ा सा फिजिकल मेथड से डिफरेंट है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है, बिजली का इस्तेमाल होता है। जिस चीज़ की कोटिंग करना होती है, कवरिंग करना होती है, उससे
बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, और जिस चीज़ के ऊपर कोटिंग करना होती है उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है। आई रिपीट, यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या है? इट इज़ द कोटिंग, ये कोटिंग है ऑफ अ एक्सपेंसिव मेटल, एक कीमती मेटल की कोटिंग ऑफ एक्सपेंसिव मेटल ओवर चीप मेटल, किसी सस्ती कम कीमती मेटल के ऊपर अच्छी वाली मेटल की कोटिंग कर देना बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय यूजिंग गैल्वेनिक सेल, गैल्वेनिक बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, बाय यूजिंग करंट भी कह सकते हैं। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उसूल क्या है? हम इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करके कैसे किसी कीमती मेटल के ऊपर, किसी कीमती मेटल को कैसे किसी चीप मेटल के ऊपर कोट कर सकते हैं। इसका उसूल ये है कि जिस चीप मेटल के ऊपर आप कोटिंग करना चाहते हैं, सस्ती मेटल के ऊपर आप कोटिंग करना चाहते हैं, उसका कैथोड बना दिया जाता है, उसका कैथोड बना दिया जाता है, और दूसरी मेटल जो है उसका एनोड बना दिया जाता है। कैथोड जो है ऐसी टर्मिनल को बोलते हैं, बैटरी के उस हिस्से को बोलते हैं जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है। एनोड बैटरी का वो हिस्सा होता है जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। डिटेल तो बच्चों इसकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, लेकिन इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले कुछ काम किया जाता है, वो ये कि जिस तरह हमने दीवार पे पेंट करना हो ना, तो पहले हम दीवार को अच्छी तरह रगड़ते हैं, वॉश करते हैं, ताकि इसके नीचे कोई ऐसी चीज़ ना लगी रह जाए जिसके ऊपर पेंट की तह जमे ना। या अगर हम मिसाल के तौर पे लोहे के ऊपर ही पेंट करना चाहते हैं तो पहले उसको वॉश साफ़ करते हैं, उसके ऊपर से पुराना पेंट कोशिश करते हैं उतर जाए, ठीक है, जो कमज़ोर हो चुका है, फिर उसके ऊपर नया पेंट करते हैं, बेस हम स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो जब भी हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले कुछ प्री इलेक्ट्रोप्लेटिंग काम किया जाता है कि जिस मेटल के ऊपर आपने कोटिंग करनी है पहले उसको सैंड से वॉश किया जाता है, उसको रेत से धोया जाता है, रेत से रगड़ा जाता है, ताकि अगर तो उसके ऊपर कोई ऑयल, कोई नॉन पोलर चीज़, पानी से थोड़ी ज़ोर होगी, अगर तो किसी मेटल के ऊपर ऑयल की तह है, अगर आप चाहते हैं लोहे के ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग कर दें और लोहे को ऑयल में डिप किया हुआ है, डायरेक्ट अगर हम प्लेटिंग करने की कोशिश करेंगे नहीं होगी। इसीलिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने से पहले आपने उस मेटल को क्या करना है, सैंड से वॉश करना है। बच्चों कुछ काम है, कुछ क्लूज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नेक्स्ट वाले लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा डिस्कस करेंगे। सैंड से वॉश करते हैं पहले, सैंड से वॉश करने के बाद कास्टिक सोडा से वॉश किया जाता है, उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड से वॉश करते हैं। सैंड से वॉश करने से क्या होगा, सारे का सारा ऑयल जो है उस मेटल के ऊपर अगर लगा हुआ है तो वो क्लियर हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड से वॉश करने का फ़ायदा क्या होगा कि जितना भी उसके ऊपर कोई केमिकल अटैच रह गया है, ऑयल तो सैंड से निकल गया, अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट अगर मौजूद है तो लाए से उसको वॉश कर दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन से उसको वॉश करें, तो सारे का सारा जो मटेरियल है ऊपर से वो साफ़ हो जाएगा। फिर उस मेटल को एनोड बना दिया जाता है, जिसकी कोटिंग करनी है उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया जाता है, उसका एनोड बना दिया जाता है, और एक सर्किट कायम हो जाता है जिसमें एक चीप मेटल के ऊपर एक एक्सपेंसिव मेटल की कोटिंग जो है वो हो जाती है। कैसे होती है इलेक्ट्रोप्लेटिंग का तरीकाकार, सिल्वर की प्लेटिंग बच्चों ये हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आज आपने क्या पढ़ा है, आज आपने एक छोटा सा नोट पूरे का पूरा ही तैयार करना है, जिंक कोटिंग क्या होती है, ये पूरा पैरा आप लिखेंगे। दूसरा टिन कोटिंग लिखेंगे आप, ये भी पूरा पैरा ही लिखेंगे आप, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन 2.5 से 3 लाइंस के अंदर लिखी हुई है, ठीक है, और उसके नीचे एक पैरा बना हुआ है प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग के नाम से, तो वो पैरा आपने रीड करना है। नेक्स्ट लेक्चर में एक मरतबा हम उसको दोबारा डिस्कस करेंगे, और उसके साथ ही जो है वो हम सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग और क्रोमियम की इलेक्ट्रोप्लेटिंग को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए सर को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।